मैं आर्य विश्वकर्मा बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को नववर्ष, मकर संक्रांति, लोहड़ी की हार्दिक बधाई देते हुए बहन मायावती जी का ये संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सभी कार्यकर्ताओं को नववर्ष की हार्दिक बधाई। सभी क्षेत्रवासियों को अनिल शर्मा वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरफ से नववर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद आपकी, प्रयास मेरा, भरोसा आपका, संघर्ष मेरा, आपके सुख दुख का साथी, सपना आपका, संकल्प मेरा, एक ही वायदा, एक ही इरादा, सबसे अच्छा हो वार्ड नंबर 40 हमारा। नववर्ष 2016, मकर संक्रांति, लोहड़ी व गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। शिकायत, वो कई बार उसकी शिकायत कर ली। समस्या, कम से कम 2-2.5 साल से सफाई नहीं हुई। सवाल, शिकायत करा है कौन है, सुना कोई ना। जवाब, खबर। फिर मैं हूँ आपके साथ तानु मलिक, पायल लोडियाल, बिलाल मलिक। खबर का असर, चप्पा चप्पा फरीदाबाद, मेरे साथ फरीदाबाद लाइव। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप मेरे साथ देख रहे हैं चप्पा चप्पा फरीदाबाद, फरीदाबाद लाइव। फरीदाबाद लाइव में खबरों की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। अच्छी खबर यह है कि अब पार्क रोशनियों में नहाएंगे और उसका खर्चा भी नहीं आएगा। नगर निगम ने एक ऐसी योजना बनाई है कि अब पार्क की बत्तियां सोलर ऊर्जा से जलेंगी, सौर ऊर्जा से जलेंगी और उस पर किसी तरह का भुगतान नहीं होगा, यानी आम का आम, गुठलियों का दाम। ये खबर लेकर आ रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ। पूरी खबर विस्तार से बताएं, क्या क्या योजना है नगर निगम की, इसके लिए क्या क्या प्लानिंग की है और क्या कार्य योजना बनाई है। जी संदीप जी, आपको बता दें, नगर निगम ने अपनी बिजली खर्च को कम करने के लिए अपने सभी पार्कों पर जलने वाली स्ट्रीट लाइटों को अब सोलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा और सोलर इंचार्ज ने बताया कि फरीदाबाद के सभी पार्कों पर अब सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे कि जो बिजली खपत है वो कम हो सके। जी सौरभ, आपकी बात हुई होगी अधिकारियों से, कुल कितने पार्क चिन्हित किए गए हैं जहां इस तरह के प्लांट लगाए जाएंगे, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी, उनका क्या कहना है? जी संदीप जी, आपको बता दें, जो फरीदाबाद की जितनी भी स्ट्रीट लाइट हैं पार्कों के अंदर, उनको एक जीपीएस सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा, ताकि स्ट्रीट लाइट खराब होने के बाद पता लग सके, उनका रिकॉर्ड पहुंच सके कंट्रोल रूम में कि स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है, ताकि उसको जल्द से जल्द बनवाया जा सके। जी संदीप जी, आपको बता दें कि फरीदाबाद की जो पार्कों की संख्या है, 528 पार्क हैं फरीदाबाद के अंदर, जिनमें से 462 पार्क पूरी तरह से डेवलप हैं और जिनमें से 189 पार्कों की देखभाल RWA कर रहा है। शुक्रिया सौरभ आपका। रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का, और ये खबर लेकर आ रही है मेरी सहयोगी सुनीता वेस्ट। जब से दिल्ली में ऑड इवेंट का सिस्टम लागू हुआ है, तब से मेट्रो में सवारियां बढ़ गई हैं। फरीदाबाद में भी 7% यात्रियों का इजाफा हुआ है और इससे लोगों में उत्साह भी है, मेट्रो भी खुश है क्योंकि उसकी सवारियां बढ़ी हैं, कमाई बढ़ी है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, पूरी खबर लेकर आ रही है मेरे साथ सुनीता वेस्ट। सुनीता, बताएं क्या है पूरी जानकारी। जी, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने को लेकर लागू किए गए ऑड इवन स्कीम को शहरवासियों का लगातार समर्थन मिल रहा है। इस फॉर्मूले में लागू होने के बाद मेट्रो ट्रेन के यात्रियों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से भी जारी किया गया है, एक यात्री आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें 31 दिसंबर 2015 के बाद फरीदाबाद से मेट्रो सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है। ये इजाफा पूरा 7% तक बताया जा रहा है। शुक्रिया सुनीता आपका। डीएवी संस्थान इनर पीस पर एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसके अंतर्गत 21 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें जांच होगा कि व्यक्ति के अंतर्मन की शक्ति कितनी बड़ी है, कितना शक्तिमान है वो, और वो बीमारी से कितना दूर है। इसको लेकर आधुनिक मशीनें होंगी। और ये खबर लेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी यशपाल। अच्छी शुरुआत है फरीदाबाद शहर के लिए, विदेशों से लोग आ रहे हैं, अपने बारे में जानने का अवसर मिलेगा, अपने मन को जानने का और अपने शरीर को जांचने का मौका मिलेगा। पूरी खबर विस्तार से बताएं। जी मिश्रा जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, 9 व 10 जनवरी को पावर ऑफ इनर पीस के नाम से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 21 देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो भाग ले रहे हैं। और साथ ही इस मौके पर इस कार्यशाला में एक डेमो किया जाएगा आधुनिक मशीनों द्वारा कि मनुष्य के मन में क्या हलचल चल रही है, उसके बारे में पता लगाया जाएगा।
जी यशपाल, जैसा मैंने पहले कहा था एंकर में कि 21 देश के प्रतिनिधि इसमें आ रहे हैं, आपके अधिकारियों से बात हुई होगी, आयोजकों से बात हुई होगी, उनका क्या कहना है? जी मिश्रा जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा 9 व 10 जनवरी को डीएवी कॉलेज में 2 दिवसीय पावर ऑफ इनर पीस के नाम से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 21 देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो भाग ले रहे हैं। और साथ ही इस मौके पर एक डेमो किया जाएगा, अत्याधुनिक जो मशीनें हैं उनके द्वारा मनुष्य के मन में चल रही हलचलों के बारे में पता लगाया जाएगा। इस मौके पर मौजूद थे वहां डीएवी के प्रिंसिपल सतीश आहूजा जी, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे आयोजन को लेकर। हमारा जो PIP 2 जो सेकंड हो रहा है उसका बेसिक ऑब्जेक्ट है कि हम पावर ऑफ इनर पीस को असेस करें। इनर पीस है क्या, हम कैसे अचीव कर सकते हैं और इसकी पावर क्या है, क्योंकि इस सृष्टि में जब तक हम पीसफुल नहीं रहेंगे तब तक हमें जीने का सही आनंद नहीं आ सकता। इसी पर्पज़ के लिए कई देशों से लोग आ रहे हैं, जो जितने भी लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे उनको बताएंगे कि इनर पीस हम कैसे अटेन कर सकते हैं। सिर्फ बताएंगे नहीं बल्कि हम डेमोन्स्ट्रेट करके उसको एग्जिबिट भी करेंगे, और बहुत सारी बीमारियाँ जो पहले थी अगर हम इस इनर पीस के प्रोसेस को फॉलो करें कैसे कम हो सकती है, जब कंट्रोल हो सकती है, इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट करें। कौन कौन से देश के लोग इसमें शामिल? इसमें UAE से आ रहे हैं, इसमें वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं, USA से आ रहे हैं, हॉलैंड से आ रहे हैं। तकरीबन 21 डेलीगेट्स हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कौन? थाईलैंड से भी आ रहे हैं और मुख्य अतिथि चांसलर है योगा संस्कृत यूनिवर्सिटी के। योगा संस्कृति के चांसलर है फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। और फॉर्मर CBI डायरेक्टर है कार्तिकेय जी, वो भी यहाँ। कब कितने दिन चलेगा ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है। शुक्रिया सतीश जी आपका, शुक्रिया यशपाल आपका। खबर हड़ताल से जुड़ी हुई है। फरीदाबाद की आशा वर्कर आज हड़ताल पर हैं। कारण था कि पंचिंग मशीन क्यों लगा दी गई। अब उनके थंब इम्प्रेशन से उनकी टाइमिंग और हाजिरी लगेगी, लेकिन इसके पीछे एक और वजह बताई जा रही है। कहते हैं कि कुछ आशा वर्कर्स जो पुरानी कर्मचारी थी उन्हें निलंबित कर दिया गया है या हटा दिया गया है। इस बात को लेकर यह मुद्दा इतना बढ़ गया है कि आशा वर्कर हड़ताल पर हैं, सड़कों पर हैं। खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता पंकज ने। पंकज, सवाल यही बनता है कि जब सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि आप समय पर आएँ, समय पर जाएं, फिर हड़ताल क्यों? क्या कहना है इन लोगों का, आप बताएं पूरी खबर विस्तार से। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जो स्वास्थ्य विभाग ने जो BK अस्पताल में जो पुराने वर्कर है, जो आशा वर्कर है, उनकी छटनी किए जाने का जो निर्णय लिया है, और साथ जो पंचिंग मशीन लगाने का जो निर्णय लिया है, जिससे जो आशा वर्कर है जो अपने मशीन पे पंच करके जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेगी, अपनी हाजिरी दर्ज करा सकेगी, उसके विरोध में आशा वर्करों ने CMO और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर विरोध किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की है। पंकज, आपकी बात हुई होगी इन अधिकारियों से, इनके नेताओं से, आशा वर्कर के ग्रुप के जो हेड हैं उनसे, उन लोगों का क्या कहना है, बताएं। जी देखिए, आशा वर्करों की माने जो उनकी मांगे हैं, उनका कहना है कि एक तो जो स्वास्थ्य विभाग ने जो पंचिंग मशीन का लगाने का जो निर्णय लिया है वो वापस ले जाना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि अगर कोई जच्चा बच्चा के साथ कोई वारदात हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो वह पहले मशीन पे पंच लगाने जाएंगे या जच्चा बच्चा की सेवा में जाएंगी। दूसरे उनकी मांग है कि जो छटनी के जाने हैं वह बंद कर देनी, छटनी का विरोध करते हैं हम उसका। अगर स्वास्थ्य विभाग ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सारी जितनी भी जिले की आशा वर्कर है सभी मिलकर आगे जाकर बड़े पैमाने पर इनका विरोध करेगी और प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर पंकज के साथ जुड़ी आशा वर्कर्स की जो जिला अध्यक्ष हैं और साथ में ही एक आशा वर्कर जो बता रही हैं आखिर वजह क्या है, सुनते हैं उनकी। हमारी 3-4 बातें हैं जिनको लेकर आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो हमारे स्टेट के इलेक्शन आ गए, हम इलेक्शन करवा रहे हैं अपने ज़िले का, उसके बाद हमारे स्टेट के होंगे, सभी ज़िलों में हमारे इलेक्शन चल रहे हैं। दूसरी बात, ये जो मशीन गवर्नमेंट लगा रही है, इसमें हमारे कर्मचारी हैं जो फील्ड के हॉस्पिटल में डिस्पेंसरियों में लगा दें, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सब सेंटर है, सब सेंटरों में जो अंगूठा के लिए जो मशीन लग रही है, सरकार लगा रही है, उसमें मान लो 2 मिनट में डिलीवरी केस हमारे आ जाते हैं। डिलीवरी के लिए हमें जाना है, फील्ड में कोई ऐसा केस होता है तुरंत हमें बुलाया जाता है, तो उसके लिए इमरजेंसी में हमें तुरंत भागना पड़ता है। इसमें हमें कोई मशीन का मतलब विरोध नहीं कर रहे। हमारे ये है कि जो फील्ड में मशीन लगेगी वो सक्सेस हो नहीं पाएगी,
क्योंकि फील्ड के कर्मचारियों की फील्ड की ड्यूटी है, वो हमेशा बैठ नहीं सकते डिस्पेंसरी पे, तो वो दिक्कत आएगी उनको और गवर्नमेंट को भी दिक्कत आएगी। इसलिए हमारा सुझाव है कि वो जो मशीन है वो सब सेंटरों पे ना लगाई जाए और हॉस्पिटल में उनमें लगी हुई है वो ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी छटनी करने की सरकार बात कर रही है, तो इस पे भी पुनर्विचार करे कि हमारी डिस्पेंसरी बंद कर दी, पीएससी बंद करने की बात हो रही है, सब सेंटर बंद करने की बात हो रही है, तो उन पे सरकार पुनर्विचार करते हुए उसको बंद ना करे, क्योंकि जनसंख्या कम नहीं हुई, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कर्मचारियों की और आवश्यकता है। तो जो कर्मचारी हैं पहले ही वो कम है, हमारा कहना ये है कि और कर्मचारी लगाए जाए। आज चाहे हॉस्पिटल में देख लो, डिस्पेंसरी में देख लो, चाहे फील्ड में देख लो, कर्मचारियों की कमी है। एक कर्मचारी जो हम 5,000 के पॉपुलेशन पे लगाए हुए थे और आज 25-25 हज़ार की पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, तो हमारा कहना सरकार से एक कर्मचारी और लगाए और इस पे पुनर्विचार करें जो ये मशीन लगाई जा रही है। इसलिए हमने आज ये धरना दिया है और सीएमओ के माध्यम से आगे भी हम ये भेजेंगे अपनी जो दरखास्त। सरकार अगर नहीं करती है सब पे विचार, इस पे जो आपके जो मांगे हैं, तो आगे क्या रूपरेखा होगी? हमारी रूपरेखा स्टेट की मीटिंग बुला रहे हैं और वहाँ कोई फैसला हम लेंगे उसके लिए। एक तो अभी NRHM की डायरेक्टर आई थी, वो कह के गई सिविल सर्जन को कि कर्मचारियों को आधा करना है, यानी कि आधे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया जाएगा। हमारा सरकार से कहना है कि पॉपुलेशन रोज़ाना बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो अगर कर्मचारी इससे भी कम कर दिए जाएंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं करा पाएंगे। जो इन कर्मचारियों की ड्यूटी है वो फील्ड की ड्यूटी है और ख़ासकर जच्चा बच्चा की सेवा ये लोग करते हैं और जच्चा बच्चा की जो सेवा है वो निहायत ज़रूरी है सरकार के नॉर्म अनुसार। उसके बावजूद भी कर्मचारियों को हर बार निकाला जाएगा, कर्मचारी ही नहीं बचेंगे तो जच्चा बच्चा की सेवा कौन कर पाएगा, ये कहना है हमारा। दूसरा जो है ये मशीन जो लगाई जा रही है, पहले ही जो है हमारा जो सब सेंटर है वो 5,000 को पॉपुलेशन सरकार के नॉर्म अनुसार होना चाहिए, लेकिन आज जो है एक सब सेंटर के अधीन जो है 25-25 हज़ार की पॉपुलेशन है और कर्मचारी पहले से कम कर दिए गए। जिला फरीदाबाद में 125 कर्मचारियों की जगह सिर्फ 22 MPW मेल काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो है 3 गुना सब सेंटर खाली पड़े और इसके बावजूद जो काम कर रहे हैं वो भी जो है कर्मचारियों को सरकार निकालने की स्कीम बनाई जा रही है। अभी पिछले दिनों इनोशी शर्मा जो NRHM की डायरेक्टर है वो आई और ये शब्द कह के गई। तीसरा एक मशीन ले आई, हमारे जो ये कर्मचारी बैठे हैं इनकी सभी की फील्ड की ड्यूटी है, डिलीवरी ये करती हैं और जच्चा बच्चा इम्यूनाइजेशन ये करते हैं, प्रॉपर्टी लगाना, स्वास्थ्य विभाग की हर सेवाएं फील्ड में इन कर्मचारियों के द्वारा दी जाती हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर कहीं पर डिलीवरी हो रही है और कर्मचारी वहां से गुजर रहा, कोई डिलीवरी करने वाला नहीं है, इन कर्मचारियों के लिए जच्चा बच्चा की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या इस मशीन में अंगूठा टेकना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर सरकार ये चाहती हो कि वो जान बचाना ज़रूरी नहीं है, मशीन में अंगूठा टेकना ज़रूरी है, तो भले ही लगा दे। अगर सरकार ये चाहती है कि जच्चा बच्चा की जान बचाना ज़रूरी है तो फील्ड में ये मशीन ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगी। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया पंकज आपका। आज मौसम ने यू टर्न ले लिया, बादलों में घने कोहरा छा गया जिसकी वजह से NCR में समस्याएं हो गईं, सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई, रेल यातायात प्रभावित हुए और हवाई जहाज़ भी बाधित रही, कई फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी। पूरी खबर और समस्याएं लोगों की बताने आ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ। मौसम के मिजाज में परिवर्तन के साथ लोगों के पेशानी पर बल पड़ने लगा है, चिंताएं बढ़ने लगी हैं, लोगों को घंटों जाम में रहना पड़ा है। सौरभ, विस्तार से बताएं पूरी खबर। संदीप जी, आपको बता दें साल की शुरुआत हो चुकी है ठंडों की भी, और साल की जो पहली ठंड की जो शुरुआत थी उसमें आज धुंध देखने के लिए काफ़ी मिली फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद की सड़कों पर आज बहुत मुश्किल था धुंध को लेकर सड़कों पर चलना
और लोग बागों से हमने बात की कि आप धुंध में चल रहे हैं तो थोड़ी सावधानी भी बरतिए, और पब्लिक ने भी हमारे साथ कोऑपरेट भी किया, हमें बताया भी कि हम चल रहे हैं तो अपने पूरा ध्यान से चल रहे हैं, दूसरे को भी बचा के चल रहे हैं, और हम अपनी हेडलाइट जला रहे हैं, और उसके बाद जो इंडिकेटर्स हो रहे हैं उनका भी प्रयोग कर रहे हैं। और प्राइवेट गाड़ी वालों ने भी ये कहा कि हम अपनी गाड़ियों पर रेडियम पट्टी भी लगा कर चल रहे हैं, जिससे कि जो दूसरे वाहन हैं उनको हमारी गाड़ी दिख सके, कोई दुर्घटना ना हो पाए। जी सौरभ, आपकी ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से बात हुई होगी, राहगीरों से बात हुई होगी, क्या कहना है उन लोगों का? जी संदीप जी, बता दें, ट्रैफिक एसीपी से हमारी बात हुई। ट्रैफिक एसीपी ने भी हमें बताया कि हम लगातार अभियान भी चला रहे हैं, धुंध को लेकर सड़कों पर भी उतर रहे हैं और लोगों को आगाह भी कर रहे हैं कि धुंध में आप सावधानी बरतें और अपनी गाड़ियों पर रेडियम भी लगाएं और फॉग लाइट का भी इस्तेमाल करें और इंडिकेटरों का भी इस्तेमाल करें। शुक्रिया सौरभ आपका। फरीदाबाद में इन दिनों चुनाव का माहौल है, ग्राम पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं, प्रचार जोरों पर है और किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, किसी तरह के हौसले बुलंद ना हो गुंडा एलिमेंट्स के, इसके लिए आज पुलिस ने सशस्त्र सेना बल के साथ मिलकर एक फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च की शुरुआत कहां से हुई, कहां तक पहुंचा और कितना काफिला में कितने लोग शामिल थे, कितनी गाड़ियां थी, ये सब खबरें लेकर आ रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी गजेंद्र। आज फ्लैग मार्च था, कहां से कहां तक इनका डेस्टिनेशन था और उद्देश्य क्या था, प्रशासन का क्या कहना है? गजेंद्र, पूरी खबर बताएं। फरीदाबाद में चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, आगामी 10 जनवरी को पंचायती चुनाव संपन्न होना है, जिसको लेकर फरीदाबाद पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है, जिसके लिए फरीदाबाद पुलिस ने आज फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान फरीदाबाद पुलिस के कई दर्जनों वाहनों सहित सैकड़ों पुलिसकर्मियों भी इस फ्लैग मार्च में नजर आए। शुरुआत तिलपत से हुई है गजेंद्र, कहां तक ये फ्लैग मार्च का कारवां पहुंचा है और क्या कहना है अधिकारियों का? जी मिश्रा जी, संदीप जी, आपको बता दें कि फरीदाबाद के आदर्श गांव तिलपत से बहुत बड़ा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें कई दर्जनों वाहनों पर सैकड़ों पुलिसकर्मी सशस्त्र बल सहित तैनात थे, मौजूद थे और पूरे तिगांव विधानसभा क्षेत्र में हर एक गांव में संवेदनशील, अति संवेदनशील दोनों ही प्रकार के गांवों में उन्होंने दौरा किया और लोगों को आश्वस्त किया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराएं, ताकि हरियाणा में एक फरीदाबाद की तरफ से अच्छी मिसाल कायम हो सके। जी, इसके लिए हमारे जो इस विशाल फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे थे डीसीपी वीरेंद्र सिंह विज से बात हुई। वीरेंद्र सिंह विज ने बताया कि पूरे विधानसभा में, पूरे तिगांव विधानसभा में पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। संवेदनशील गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। भारी मात्रा में 10 पेट्रोलियम की गाड़ियां लगाई गई हैं, जिन पर एक एसीपी होगा, एक एसीपी के साथ 12 पुलिसकर्मी होंगे और वहीं एक पेट्रोलियम गाड़ी के साथ एक एसएचओ होगा, उसके ऊपर भी 8 पुलिसकर्मी होंगे, उनके साथ भी 8 पुलिसकर्मी होंगे जो पूरी तरह से पूरी गतिविधियों पर नज़र बनाए रखेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीसीपी विजेंद्र सिंह विज, जो बता रहे हैं फ्लैग मार्च क्यों निकाला गया और ये इसकी वजह क्या है, इसके पीछे छुपा मैसेज क्या है। जी, डीसीपी विजेंद्र सिंह विज जी, बताइए। जो पंचायत इलेक्शन 10 तारीख को होने वाले हैं, उसके संबंध में जितने भी सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव विलेज हैं, उसमें सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग पार्टी के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि लोगों में एक विश्वास बने कि प्रशासन और पुलिस है जो बिल्कुल सतर्क है और बिल्कुल फेयर इलेक्शन। ये किस तरह की तैयारी की गई है जो फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, हमेशा तनाव रहता ही है। नहीं, जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव विलेज है उनमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाई हुई है और हर 2 और 3 गाँव पर अलग से एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग पार्टी लगी हुई है। पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर एक इंस्पेक्टर भी है और उनके ऊपर एसीपी लेवल के अधिकारी उनके इंचार्ज। तो कितना फोर्स है जो इसमें आप लोगों जो है इसके लिए तैयारी में कितने फोर्स लगी हुई हैं? जितनी पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, लगभग हमारे सेंट्रल जोन में 10 पेट्रोलिंग पार्टी है, सभी के पास 6 पुलिसमैन और साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, प्लस उनके साथ जो एसीपी और इंस्पेक्टर लेवल है, एसीपी के पास 12 लोग हैं और जो हमारे इंस्पेक्टर है उनके 8 लोग। बात कुल संख्या की जाए पुलिसकर्मियों की, ये तो बूथ काउंट करके बहुत लंबा फिगर है। शुक्रिया आपका डीसीपी साहब, शुक्रिया गजेंद्र आपका। यह खबर भी चुनाव से जुड़ी हुई है।
चुनाव की चहलकदमी चरम पर है, प्रचार जोर शोर पर है। लोग वायदे इरादे नारों के साथ अपने मतदाताओं को रिझाने लुभाने की कवायद कर रहे हैं। और पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी बिलाल, आप आज किस गांव में हैं, किस तरह की स्थिति है वहां, किन किन से आपकी बात हुई है? बिलाल, विस्तार से दें जानकारी, क्या दिखा रहे हैं आज आप? ये सर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सारे अपना जो पूरा मोहल्ला गांव सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। आज उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के अंदर पूरा अपना माहौल दिखाया। ये आपके सामने देख सकते हो, ये रैली नहीं सैलाब है और ये सच्चाई के लिए एक जो आगे के लिए एक रास्ता खुलता नज़र आ रहा है। हमने जो सच्चाई के लिए जो वादे किए हैं, सच्चाई से वादों को निभाएंगे। हमारा मेन मकसद है गांव का विकास करना और करप्शन को किल करना। इसी माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और इसी के लिए वोटर आपका समझदार है। कुछ लोग उनको ब्रेव कर रहे हैं और उनको ब्रेव ठुकरा रहे हैं और जो सच्चाई से सामने आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ मौजूद जिनकी पुत्रवधू यहाँ से निर्मला जी सरपंच पद की उम्मीदवार है। इनका भी कहना है कि पूरी जनता का सहयोग मिल रहा है और जो जनता से वादे किए जा रहे हैं उन वादों पर खरा उतरा जाएगा। अब जानेंगे जनता की राय, जनता क्या चाहती है, जनता किसे अपना उम्मीदवार चुनना चाहती है। लोगों से पूछेंगे कि उस जनता का क्या कहना है, उनका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, किस उम्मीदवार को अपना वोट देना चाहती है। जी, क्या कहना हमारे साथ ही में आपको बता दूं कि युवा वर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी राय लेंगे क्योंकि युवा देश की आंखें होती हैं। किसे अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं, किसे अपना वोट देना चाहती है, क्या कहना है आपका? किस हमारे उम्मीदवार की मेन प्लानिंग सबसे अच्छा मोटिव मुझे ये लगा उनका, ये है कि जैसे फार्मर से मैक्सिमम सुसाइड होते हैं, बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते, जाते भी हैं तो बीच में कॉलेज छोड़ देते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी की योजना है यूथ को आगे बढ़ाने की, हमारा मकसद वो होगा कि हर जाति को वर्ग को जॉब मिले ताकि हर घर में उन्नति आए, आर्थिक रूप से सुधार हो। हमारा यही है और हमारे सरपंच जी का भी विचार यही है, जो उनका मोटिव है, जिनके बेस पे वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर विकास के मुद्दे अहम है और उन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो जनता के बीच में सरपंच जा रहे हैं उसी को देखते हुए वोट दे। और भी लोगों से राय लेंगे, जानेंगे उनसे कि उम्मीदवार उनका कैसा होना चाहिए। जी, क्या करना चाहेंगे आप, आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन देखने वाली बात है कि जनता से आज हम बात करें, राय ले रहे हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह का उम्मीदवार उनका होना चाहिए, किस उम्मीदवार को वो अपना वोट देना चाहती हैं। राय ली जा रही है। दयालपुर गांव में BVM न्यूज की पूरी टीम पहुंची है, जनता से बात कर रहे हैं कि किस तरह का उम्मीदवार उनका होना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए, भूखे ना रहें, प्यासे ना रहें, बच्चों को सबको मिले, इनकी जॉब मिलेगी तो अच्छे रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। आप किस तरह का उम्मीदवार चुनना चाहते हैं, किस तरह का उम्मीदवार आपका होना चाहिए? ऐसा चाहना जो सबका भला हो, जो सरपंच मेंबर इतने बन लिए गांव में, किसी न किसी का उद्धार न करो। हमने आपका ये चुना कि जो हमारी भी और अपनी भी सबकी करे। बिल्कुल, जो जनता की समस्या सुनेगा, जो जनता की समस्या को दूर करने में सबसे आगे आएगा, उसी को अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। और भी लोगों से राय लेंगे हम, कौन है जो अपना उम्मीदवार के बारे में खुलकर बात करना चाहते हैं, लेंगे राय। क्या कहना है आपका? नमस्कार जी, हमारा उम्मीदवार निर्मला, हमने अपनी उम्मीदवार खड़ी करी है। हमारा उम्मीदवार हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और हम ये चाहते हैं कि इन्हें विजयी प्राप्त होए। गांव बस्ती की परेशानी, गली मोहल्ले की, पानी बिजली की जो भी समस्याएं, हमारी सभी का समाधान हमारी ये सरपंच करेंगी। पहली बार इन्होंने यह कदम उठाया है और हम सभी से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इनको सफल बनाएं, इनको विजयी कराएं। बोलो, मशीन पे मोहर लगेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर निर्मला जी को जिताने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता जो वादे और जो जनता के बीच में वादे उम्मीदवार लेकर के जा रहे हैं, जनता उन पर कितना खरा उतरती है और साथ ही उम्मीदवार भी उन वादों पर कितना खरा उतरता है। मैं बिलाल मलिक, दयालपुर न्यूज में। तो लोगों से राय ले रहे हैं। दयालपुर गांव में BVM न्यूज की पूरी टीम पहुंची है कि उनका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, वो उम्मीदवार कौन है जिसके सर सजेगा यहाँ का ताज, कौन बनेगा यहाँ का सरपंच, ये तो आने वाली 10 तारीख को पता चलेगा। चुनाव में काफी वक्त कम है। आज लोगों से जानेंगे कि उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, किस जनता उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार चुनना चाहती है। राय ले रहे हैं हम लोग। जी, आपका क्या कहना है? नमस्कार। उम्मीदवार जो है, देखिए, ऐसा होना चाहिए जो हमारे गाँव की किसी भी समस्या को लेकर के वो आगे खड़ा हो सके और जुझारूपन से उस समस्या को का समाधान कर सके। और जो पढ़े लिखे युवा हैं, जैसे हमारी निर्मला देवी हैं, MA BEd हैं, और वो हमारे इस दयालपुर गांव की प्रगति के लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगी। और मैं सारे ही दयालपुर वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि सारे जो हैं पूरे सहयोग से वोट दे और विजयी बनाए निर्मला देवी को। जी बिल्कुल, तो इनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देने की बात कही जा रही है। अब एक और माता जी हमारे साथ है, इनसे भी राय लेंगे, इनका भी कहना क्या है, इनसे भी जानेंगे। ये नाला भाई, दयालपुर बस्ती में नाल है, गंदे पानी, पोखर है, ये खराब है। कोई बच्चा गिर जाओ, कोई ढोल गिर जाओ तो वो मर सके।
आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरपंच को कि आगे जो सरपंच अब वादे कर रहा है वो वादों पर कैसे खरा उतरेगा? यही हो रहा है, नाली न ये गंदगी निकट जाए काम की, ये चाह रहे हैं हाथ जोड़ के। बिल्कुल, तो यहाँ पर माता जी का भी यही कहना है, युवा वर्ग का भी यही कहना है, हर किसी वर्ग का कहना है कि जो विकास का काम करेगा जनता उसी को चुनेगी। निर्मला जी को जिताने की बात कही जा रही है, काफी भीड़ देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी जो वादे जनता कर रही है सरपंच से, वो वादे कितने पूरे हो पाते हैं। 10 तारीख को चुनाव हो रहे हैं, काफी कम वक्त बचा है। रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का फरीदाबाद लाइव में। मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फतेहपुर बिल्लौच गांव से। वो वहां के चुनावी गहमा गहमी पर नज़र रखे हुए हैं और पल पल की खबर देख रहे हैं, किस तरह का चुनाव का पारा चल रहा है, लोगों की क्या राय है। आइए जुड़ते हैं उनसे ही। मुकेश, क्या है वहाँ का नज़ारा, किस तरह चुनाव करवट ले रहा है, चुनाव का ग्राफ किस तरह बढ़ रहा है, बताएं। जी, हमारे गांव के लोगों से बात हुई थी। गांव के लोगों ने ये बताया उनसे बात होने पर कि हमें अपने गांव के लिए कोई वैसा नेता नहीं चाहिए जो कि अपने लिए सोचता हो। हमें गांव के लिए ऐसा नेता चाहिए जो कि हमारी सुने और हमारे पूरे सभी वर्गों को साथ लेकर के चले। वो किसी में पक्ष भेदभाव नहीं रखता हो। गांव का ऐसा सरपंच होना चाहिए जो पढ़ा लिखा भी हो और सभी चीज़ों में अपनी जानकारी निश्चय कर सके। जी शुक्रिया मुकेश आपका। फरीदाबाद लाइव में मेरे साथ जुड़ रहे पूर्वांचल संस्कृति समिति के मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुकेश जी, पूर्वांचल संस्कृति समिति जो पूर्वांचल की आवाज़ है, जो पूर्वांचल का बल है, जो पूर्वांचल की ताकत है, वो फरीदाबाद में अपना एक बार फिर से परचम लहराने जा रही है। 30 तारीख को एक बड़ा 10 तारीख को माफ़ कीजिएगा, एक बड़ा आयोजन आप लोग करने जा रहे हैं। विस्तार से बताइए क्या है पूरा आयोजन। जी, पूर्वांचल सांस्कृतिक समिति समय समय पे पिछले 5 साल 6 साल से फरीदाबाद में कार्यक्रम करती रही है। पूर्वांचलियों के मान सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए ये जो संगठन है पूर्वांचल सांस्कृतिक समिति, वो कार्य करती है। इस बार भी 10 जनवरी को रविवार को हम लोग मकर संक्रांति महोत्सव मना रहे हैं। सारे पूर्वांचलियों से अनुरोध है कि सारे लोग आए और पूर्वांचल के इस प्रोग्राम में पूर्वांचलियों के मान सम्मान को बढ़ाएं। जी जी, क्या आकर्षण है, मुख्य आकर्षण क्या है इस कार्यक्रम का और जगह कहाँ नियत की है आपने? जी, इसका जगह कम्युनिटी सेंटर सामुदायिक भवन सेक्टर 30 हमने चयन किया है इस कार्यक्रम के लिए। और जो समय है रविवार 10 जनवरी 2016 को जी, और समय 1 बजे से रात के 10 बजे तक। इसमें विशेष जो आकर्षण है वो हमारे भोजपुरी के बहुत लोकप्रिय गायक मोहन राठौर जी, जो सुर संग्राम के प्रथम विजेता भी रहे हैं। काफ़ी अच्छा उनका भोजपुरी खास करके पूर्वांचलियों के बीच एक पैठ है, तो वो हमारे बीच आ रहे हैं मनोरंजन करने और साथ ही साथ पूर्वांचलियों का सम्मान भी। एक आखिरी सवाल मनोज जी, आप आए हैं स्टूडियो में, तो जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं जो यहाँ कर्मभूमि जिन्होंने हरियाणा को और फरीदाबाद को बना रखा है, जो अपने मेहनत के पसीने से इस धरती को सींच रहे हैं और पूर्वांचल का नाम कर रहे हैं, साथ साथ हरियाणा का नाम कर रहे हैं, उनको भी आप लोग सम्मानित करने जी जी बिल्कुल। जितने भी पूर्वांचल से जुड़े हुए लोग हैं और जिन्होंने भी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मान सम्मान और सुरक्षा की बात हम करते हैं पूर्वांचल सांस्कृतिक समिति की तरफ से, तो उन सारे लोगों को जो भी हमारे पूर्वांचल से काफ़ी अच्छे अच्छे उद्यमी हैं हमारे फरीदाबाद के अंदर, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। तो जाति धर्म का बंधन तोड़कर और सीमा के दायरे को तोड़कर आप आइए 10 तारीख को इस महा आयोजन में, जिसमें बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए पूर्वांचल संस्कृति समिति तैयार है। तो भूलना नहीं, मेरी तरफ से और BBM न्यूज़ की तरफ से भी आप सबको इनविटेशन है। मुकेश जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद लाइव में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे BSP के मीडिया प्रभारी और उनसे जानेंगे हम BSP की क्या तैयारी है आने वाले चुनाव को लेकर, और भी होंगे उनसे सवाल। देखते रहिए फरीदाबाद लाइव। मैं आर्य विश्वकर्मा बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को नववर्ष, मकर संक्रांति, लोहड़ी की हार्दिक बधाई देते हुए बहन मायावती जी का ये संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सभी कार्यकर्ताओं को नववर्ष की हार्दिक बधाई। सभी क्षेत्रवासियों को अनिल शर्मा वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरफ से नववर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद आपकी, प्रयास मेरा, भरोसा आपका, संघर्ष मेरा, आपके सुख दुख का साथी, सपना आपका, संकल्प मेरा, एक ही वायदा, एक ही इरादा, सबसे अच्छा हो वार्ड नंबर 40 हमारा। नववर्ष 2016, मकर संक्रांति, लोहड़ी व गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। शिकायत, वो कई बार उसकी शिकायत कर ली। समस्या, कम से कम 2-2.5 साल से सफाई नहीं हुई। सवाल, शिकायत करा है कौन है, सुना कोई ना,
जवाब, खबर, सर मैं हूँ आपके साथ तनु मलिक, पायल लोडियाल, बिलाल मलिक। खबर का असर, चप्पा चप्पा फरीदाबाद, मेरे साथ फरीदाबाद लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चप्पा चप्पा फरीदाबाद, फरीदाबाद लाइव मेरे साथ। जैसा मैंने ब्रेक से पहले आपसे वायदा किया था कि स्टूडियो में जुड़ेंगे मेरे साथ बीएसपी के नेता और बताएंगे क्या है बीएसपी पार्टी की तैयारियां। मेरे साथ और आपके साथ मुखातिब हैं बीएसपी के फरीदाबाद मीडिया प्रभारी आर.ए. विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी आपका स्वागत है फरीदाबाद लाइव में। विश्वकर्मा जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि चुनाव नज़दीक है नगर निगम के, ऐसे में बीएसपी पार्टी कितनी तैयार है, संगठन कितना मजबूत है, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है और क्या आप और आपकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है? बीएसपी की तैयारियों के बारे में मिश्रा जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा इकरार औरों के इनकार से अच्छा होगा, हमारी हर बात औरों के बात से अच्छी होगी। आप देखना फरीदाबाद में हमारा हाथी सबसे अच्छा होगा। दूसरा सवाल आपसे ये है विश्वकर्मा जी कि आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा में आप लोगों ने बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ा था। वो अलग बात है कि आपका एक विधायक जीता और अब आपके ही साथ आपकी पार्टी में नहीं है, लेकिन इस बार नगर निगम को लेके क्या आप अपने चुनाव चिन्ह पर ही इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं या किसी को समर्थन करेंगे? आखिर रणनीति क्या होगी? देखिए, संभवतः हमारी उम्मीद यही है कि हमें आला कमान से जो आदेश आएगा, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे मिश्रा जी कि हमारा जहाँ तक ख्याल है, उम्मीद भी हम ये करते हैं कि ये चुनाव भी, जब हमने पंचायत समिति का चुनाव सिंबल पे लड़ा है, तो आने वाले समय में हम लोग चुनाव भी नगर निगम का भी सिंबल पे ही लड़ेंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां हैं? इसके लिए हमारी पूरी तैयारी, जो पूरी ताकत और खरोज के साथ हमारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं और हम लोगों ने अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने विधानसभाओं में, अपने अपने नगर निगमों में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपके चैनल के द्वारा से हम ये फिर दोबारा बताना चाहेंगे कि फरीदाबाद नगर निगम के अंदर में हाथी का क्या पुरजोर आपके सामने है। एक और सवाल उठता है विश्वकर्मा जी इसमें कि फरीदाबाद नगर निगम अच्छा चुनाव है, बड़ा चुनाव माना जाता है और चूंकि केंद्र सरकार भी बीजेपी की है, प्रदेश सरकार भी बीजेपी की है, ऐसे में बीएसपी के लिए जगह कहाँ बनती है? क्या कोई गुंजाइश है या महज औपचारिकता के तौर पर आप चुनाव लड़ेंगे या जीतने के लिए लड़ रहे हैं? मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर चेहरों की कमी नहीं होती और न कभी धरती वीरों से खाली होती है। बहुजन समाज पार्टी में अनगिनत चेहरे आपके समक्ष में, आप तो राजनीतिक क्षेत्र में फरीदाबाद की रग रग से वाकिफ़ हैं। आप खुद जानते हैं कि फरीदाबाद में बहुजन समाज पार्टी के लिए कितने ही नेता आजकल उभर के हमारे सामने हैं। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, माननीय गिरिराज शर्मा जो हैं, आजकल तिगांव विधानसभा से चुनाव लड़े हैं। उन्होंने 30,000 मतों का आंकड़ा भी पार किया था। आज की डेट में वो सक्रियता अपनी बहुत ज़्यादा ही दिखा रहे हैं। मैं बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे जो हैं आज फरीदाबाद ज़िले के अंदर बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत लेकर आगे चल रहे हैं। चुनाव बड़ा है, आप समझते हैं, रणनीतियां आप बनाते हैं। विश्वकर्मा जी, आप पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं, बीएसपी को अच्छा समझते हैं, मतदाताओं को अच्छा समझते हैं और आप बहुत मेहनत भी करते हैं। इस बार इस चुनाव को लेकर किस तरह की मेहनत और वर्कआउट कर रही है बीएसपी? और सबसे बड़ी बात ये कि आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं इस बार चुनाव में, और जो आपके कार्यकर्ता, जो आपके मतदाता हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले भी नगर निगम के चुनाव को जो हुए थे, उसमें हमारे 6 प्रत्याशी नगर पार्षद के चुनाव जीतकर बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर फरीदाबाद नगर निगम में अपनी धाक जमा चुके हैं। और आने वाले समय में मैं अपने कार्यकर्ताओं को यही उनसे आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से फरीदाबाद के अंदर एक एमएलए जिताकर अपना श्री गणेश कर दिया, आने वाले समय में जितने भी 40 के 40 वार्डों के अंदर में अपने कार्यकर्ताओं को उतारेंगे और 40 के 40 वार्डों में हम अब जीत हासिल कर आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। चलते चलते ये भी बता दीजिए विश्वकर्मा जी, अगर आपके पार्षद जीत कर कुछ आते हैं और मेयर बनाने के लिए समर्थन किसी पार्टी को चाहिए होगा, तो किस दल को समर्थन देंगे या विपक्ष की ही राजनीति करेंगे? नहीं, देखिए, हमारा बहुजन समाज पार्टी का मेन मुद्दा हमेशा ये रणनीति हम बाद में तय करेंगे जब चुनाव की प्रतिक्रिया पूरी हो जाएगी और आला कमान के आदेश पे ही हम ये प्रतिक्रिया पूरी करेंगे और इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। शुक्रिया विश्वकर्मा जी, आपने बहुत ही साफगोई से, बहुत ही तब भरी आवाज़ से आपने जवाब दिया और मुझे भरोसा है कि आपके कार्यकर्ता आपको सुन रहे होंगे और आपकी ये बात उन्हें जोश भरने का काम करेगी। आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद लाइव में आज बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं
इस ऐतिहासिक भाषण के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए BBM न्यूज़। I did not quite follow or understand. Of course, I haven't read the full speech. I'm only judging from rather extracts of it that I have seen. Do you think his criticism of Mr. Hammarskjöld was justified? He was criticizing from the extracts rather the system than the individual, wasn't he? Very difficult, to say. He didn't specify anything. He generally expressed his disapproval of the way things are done. How do you think that the UN can best help the emerging nations? Well, in a variety of ways. First of all, in keeping out troublemakers, keeping out people who stick on in spite of announcing that they are withdrawing. That's the very first thing, because they are a constant irritant, not only to the people there, but to everybody. And we have been very much disturbed by this, in spite of UN resolutions and everything, how Belgian personnel has stuck on there, various parts, in Katanga, especially in elsewhere. It's highly provocative and irritating. मैं आर्य विश्वकर्मा बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को नववर्ष, मकर संक्रांति, लोहड़ी की हार्दिक बधाई देते हुए बहन मायावती जी का ये संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सभी कार्यकर्ताओं को नववर्ष की हार्दिक बधाई। सभी क्षेत्रवासियों को अनिल शर्मा वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरफ से नववर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद आपकी, प्रयास मेरा, भरोसा आपका, संघर्ष मेरा, आपके सुख दुख का साथी, सपना आपका, संकल्प मेरा, एक ही वायदा, एक ही इरादा, सबसे अच्छा हो वार्ड नंबर 40 हमारा। नववर्ष 2016, मकर संक्रांति, लोहड़ी व गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। शिकायत, वो कई बार उसकी शिकायत कर ली। समस्या, कम से कम 2-2.5 साल से सफाई नहीं हुई। सवाल, शिकायत करा कौन, सुना कोई ना। जवाब, खबर। फिर मैं हूँ आपके साथ तनु मलिक, पायल लोडियाल, बिलाल मलिक। खबर का असर, चप्पा चप्पा फरीदाबाद, मेरे साथ फरीदाबाद लाइव।